हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था बेटा सोल्युबिलिटी के बारे में, यानी विलेयता के बारे में। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपन के वेपर प्रेशर, जो अपन के 12th क्लास साइंस एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है। ठीक है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको आसानी से कवर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको साथ में एक पेन कॉपी भी लेके बैठना है, ताकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ठीक है। उन ट्रिगर पॉइंट को यदि समझना है, ठीक है, तो साथ साथ में लिखने की कोशिश भी करनी है बेटा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा लिखता है, ठीक है, जितना ज़्यादा समझ के लिखता है, ठीक है ना, वो उसका टॉपिक उतना ही अच्छा क्लियर होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा जो चीज़ मैंने बोली वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। तो बेटा अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाष्प दाब के बारे में, यानी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज होती है? क्योंकि देखो आपके बुक्स के अंदर देर का है, डायरेक्टली अपन के इसका जो टॉपिक है, ठीक है, कि भाई जैसे द्रव द्रव विलयनों का जो वाष्प दाब होता है वो क्या चीज होती है। ठीक है। लेकिन यदि द्रव द्रव विलयनों का यदि वाष्प दाब पढ़ना है आपको, तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई वाष्प दाब होती क्या चीज है। ठीक है। तो अपन इसलिए अपन प्रत्येक टॉपिक को जीरो लेवल से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन बेटा वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या चीज होती है? जैसे मैंने कोई भी एक बर्तन लिया, ठीक है, रफली डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये अपन ने कोई एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर भर दिया अपन ने द्रव। ठीक है। ये यहां तक मैंने द्रव भर दिया बेटा इसके अंदर। ठीक है। और द्रव भरने के बाद में मैंने इसको किया है बेटा गर्म। ठीक है। और यदि गर्म करूंगा तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि इसमें से वाष्प तो बनेगी ही बनेगी। जैसे माना कि अपन के ये जल है, ठीक है, तो ये अपन के वाष्प तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है। अब करना क्या है बेटा, जैसे अपन ने कोई एक बंद बर्तन लिया, बंद बर्तन को अपन ने क्या किया, उसके अंदर द्रव भर के उसको गर्म किया। ठीक है। जब अपन उसको गर्म करेंगे और एक ताप उसका स्थिर कर देंगे, ठीक है, जब उसका ताप स्थिर करने के बाद में होता है क्या बेटा, कि जो द्रव है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, वाष्प अवस्था में चेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन वाष्प अवस्था में चेंज होने के साथ साथ में आपको पता है, क्योंकि ये बंद डिब्बा है, ठीक है, तो वाष्प इस सतह से टकराएगी। ठीक। टकराने के बाद में संघनन होकर वापस किस में चेंज होगी, द्रव में चेंज होगी। कहने का मतलब है द्रव का गैस में चेंज होना क्या होता है बेटा, वाष्प होता है, और वाष्प का द्रव में चेंज होना क्या कहलाता है, अपन का संघनन कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे, ठीक है, ताप स्थिर करेंगे इसका, तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले अपन के जो द्रव है वो वाष्प में चेंज हो रहा है, और वाष्प में चेंज होने के साथ साथ में क्या होता है कि धीरे धीरे जो वाष्प है वो किस में चेंज होती है बेटा, अपन के संघनन होकर द्रव में चेंज होती है। तो सबसे पहले अपन के जब शुरुआत में प्रोसेस चालू होती है, तो बेटा अपन के V1 बोल रहा हूं मैं अपन के, कि द्रव का वाष्प में चेंज होना। ठीक है। ये तो अपन के V1 है, और वापिस वाष्प का द्रव में चेंज होना बेटा ये अपन के V2। ठीक है। इसका आपको अच्छे से देखना, आपको कि शुरुआत में देखो जैसे ही अपन इसको ताप कर गर्म करके इसके ताप को स्थिर करेंगे, अपन स्थिर करने से क्या होता है बेटा, कि ये जो अपन के वाष्प है, ठीक है, वो वाष्प धीरे धीरे किस में चेंज होती है, इसमें। लेकिन शुरुआत में आपको पता है वाष्प जो बनने की जो प्रोसेस है, वाष्प क्या होती है अपन की ज्यादा बनती है। ठीक है। और वाष्प की अपेक्षा जो संघनन प्रक्रिया वो क्या होती है अपन के कम होती है। इसलिए मैंने देखो लिखा V1 अपन के लेस देन क्या होगा, अपन के V2 होगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में आपको पता है कि अपन के वाष्प बनना कम हो जाएगी और संघनन बनना क्या हो जाएगा, अपन के ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, ये उल्टा चलने लग जाएगा, अपन के V1 हो जाएगा अपन के कम, और V2 हो जाएगा अपन के अधिक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब देखो एक लाइन अपन को ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पहले तो अपन के जो वाष्प है, जो द्रव है, वो वाष्प में चेंज हो रहा था। ठीक है। वाष्प में चेंज होने की ये अपन का वेग है। फिर वापस उसी तरफ से द्रव का वापस किस में चेंज हो रहा है, सॉरी वाष्प किस में चेंज हो रहा है, अपन के द्रव में चेंज हो रहा है। तो देखो पहले चल रहा है यहां पे अपन के, ये हो रहा है बेटा अपन के द्रव का वाष्प में चेंज। उस टाइम तो अपन के ये मान चल रहा है, V1 क्या हो रहा है, V2 हो रहा है। ठीक है। और उधर से अपन के वापस कुछ समय बाद में ये चलेगी प्रोसेस अपन के, कि जो वाष्प है
वो किस में चेंज होगी, द्रव में चेंज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस V1 क्या हो रहा है, V2 के साथ में अपन के V1 का मान अधिक है, V2 का मान कम है, उसके बाद में वापस क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा, तब V2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, इधर से ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, तो ठीक है, तो एक समय इसमें बीच में एक साम्य अवस्था आएगी। ठीक है ना भाई, एक साम्य अवस्था तो आएगी ना, बीच का जो सेंटर होता है। ठीक है, उस समय क्या होगा बेटा, जितनी जो द्रव है वाष्प में चेंज होता है, उतना ही वाष्प किस में चेंज होगा, अपन के द्रव में चेंज होगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा V1 इजिकल टू V2। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, इसको थोड़ा अपन पहले लिख लेते हैं, लिखने के बाद में ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या किया कि साथ साथ में लिखते रहना, वैसे भी मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो जब किसी बंद बर्तन में अपन ने क्या किया, मैं किसी द्रव को बर्तन में किसी द्रव को भरकर गर्म किया तथा फिर उसका ताप स्थिर किया। ठीक है, उसका ताप स्थिर किया। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है बेटा, देखो तीनों अलग अलग चीज लिख रहा हूं मैं। प्रारंभ में जो वाष्प है, ठीक है, यानी वाष्पन का वेग क्या होता है, अधिक होता है, वाष्पन का वेग अधिक तथा संघनन का वेग कम होता है। ठीक है, संघनन हो रहा है बेटा V2 और ये अपन क्या है V1। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने इस प्रकार, V1 ये हो जाएगा बेटा अपन के V2। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, लेकिन समय के साथ में क्या होगा बेटा, समय के साथ में जो वाष्पन है उसका वेग क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, और संघनन का वेग क्या होता है, अपन के बढ़ने लगता है। तो दूसरा पॉइंट अपन के समय के साथ वाष्पन का वेग घटता है तथा संघनन का वेग बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा V1। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा अपन के V2, यानी जिस तरफ दो लड्डू है उस तरफ ज्यादा मां, और जिस तरफ एक लड्डू है वो क्या हो जाएगा बेटा अपन के कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बेटा अपन के कि वेग बढ़ने लग जाएगा, किसका, संघनन का। ठीक है, परंतु एक ऐसी अवस्था आती है जहां क्या होता है बेटा अपन के, जब वाष्पन और संघनन क्या हो जाएगा अपन के एकदम बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को बोला जाता है बेटा द्रव वाष्प का साम्य अवस्था बोला जाता है इसको। ठीक है, यानी एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, वाष्पन और संघनन दोनों क्या हो जाएंगे अपन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिखता हूं पॉइंट नंबर 3 कि परंतु एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी अवस्था आती है, जब वाष्पन तथा संघनन का वेग बराबर हो जाता है, ठीक है, और इस अवस्था को क्या बोला जाता है, इस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था।
साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चीज अपन के द्रव वाष्प साम्यावस्था। ठीक है, द्रव वाष्प साम्यावस्था यानी V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के V2 हो जाएगा। V1 इजिकल टू V2, ये हो गया अपन के बेटा साम्यावस्था। ठीक है, ये अपन के ताप स्थिर करने पर अपन को साम्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो जब ये साम्यावस्था हो जाएगी, साम्यावस्था में आ जाएगा, साम्यावस्था में आने के दौरान ये जो अपन का बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन की जो सतह है, ठीक है, इस सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा, ये जो अपन के वाष्प के अणु है ना, ठीक है, इन अणुओं के द्वारा एक दाब लगता है बेटा। ठीक है, वाष्प के अणुओं के द्वारा एक दाब लगता है, उस दाब को बोला जाता है बेटा अपन के वाष्प दाब। ठीक है, आई चीज समझ में, बिल्कुल इजी है। यानी कि किस अवस्था में, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में क्या होता है बेटा, द्रव की वाष्प जो द्रव की सतह पर, देखो दोनों तरफ लग रहा है, ऐसा मत सोचना कि भाई अपन के सिर्फ अपन के बर्तन के इस हिस्से पे लग रहा है, भाई दाब यहां पर भी तो लग रहा है ना, अंदर भी लग रहा है दाब द्रव की सतह के ऊपर। ठीक है, यहां पे लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, सब जगह लग रहा है यहां पर। ठीक है ना, चारों तरफ अपन के दाब हो रहा है, और इस दाब को बोला जाता है अपन के वाष्प दाब। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं अपन के, कि ये जो अपन की ये अवस्था प्राप्त हुई, ठीक है, इस अवस्था को लेकर इसको डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, तो अब लिखो आप, वाष्प इस अवस्था, इस अवस्था का मतलब बेटा यहां पे साम्य अवस्था, इस अवस्था में द्रव की सतह और कहां पर लग रहा है अपन के, एक तो द्रव की सतह तथा दूसरा क्या रहेगा बेटा अपन के बर्तन की दीवारों तथा बर्तन की दीवारों पर जो दाब आरोपित यानी लगाती है, आरोपित करती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे अपन, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, या फिर एक इसकी एक और परिभाषा भी लिख लो, जैसे अपन के जो स्थिर ताप पर, दूसरी परिभाषा बेटा अपन के स्थिर ताप पर किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्यावस्था पर, द्रव वाष्प साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। है बिल्कुल इजी भाई, बात वही है, घुमा फिरा कर बात तो वही आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अपन के दो प्रकार की अपन के परिभाषाएं, इसको मैं यहां लिख देता हूं अथवा। ठीक है, अब देखो ये तो चीज हो गई अपन की ये वाली। ठीक है, लेकिन एक चीज और है बेटा। ठीक है, वो चीज ये है कि देखो, यदि ये तो अपन का बंद बर्तन है, ठीक है, यदि मैं खुला बर्तन लूं, ठीक है, यदि क्या करूं मैं अपन के एक खुला बर्तन लूं, तो खुले बर्तन में क्या होगा बेटा, देखो जैसे मैंने एक बर्तन ले लिया अपन के खुला, ठीक है, ये एक खुला बर्तन ले लिया मैंने। ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने जल भर दिया,
ठीक है, जल भर के इसको गर्म किया, ठीक है, और गर्म करोगे तो आपको पता है कि इसके अंदर जो अपन के जो कण है, इसके द्रव में जो द्रव के कण है वो क्या करते हैं बेटा, ब्राउनी गति करते हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है, और जब घूमेंगे तो आपको पता है जो अणु है, द्रव के अणु है, वो किस में परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे, अपन के वाष्प में, ठीक है, और जब वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जो अपन के द्रव की जो ये सतह अंदर वाली, ठीक है, ये जो अंदर वाली सतह है यहां पर, ठीक है, यहां पर भी तो टक्कर करेंगे ये, यानी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जो द्रव की जो सतह के ऊपर जो अपन के एक दाब उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको भी आप द्रव का वाष्प दाब बोल सकते हो, यानी कि किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, अपन द्रव का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि वाष्प दाब होने पर, यदि देखो बेटा ये अपन का वाष्प दाब हो रहा है, ठीक है, वाष्प दाब होने पर भी किसी भी द्रव में यदि उसका द्रव का वाष्प दाब होने पर भी क्या होता है बेटा, उसमें उसके जो अणु होते हैं वो बहुत कम वाष्पित होते हैं। भाई द्रव है, ठीक है, इस द्रव का वाष्प दाब भी है, ठीक है, और वाष्प दाब इन अणुओं के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश कर रही जा रही है और इस सतह पर टकराव के कारण एक वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब क्या, प्रत्येक अणु, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अणु है, ठीक है, जो अपन के वाष्पित बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो अपन के इस तरफ से लग रहा है वो क्या अपन के वाष्प दाब है, इसको लिख दिया मैंने वाष्प दाब, ठीक है, और एक देखो बेटा ऊपर से अपन के एक दाब लग रहा है, ठीक है, ये अपन के लग रहा है वायु के द्वारा, जो वायुमंडल है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो बेटा वायु दाब, ठीक है, तो वायु दाब क्या कर रहा है, इसको बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वाष्प दाब क्या हो रहा है बेटा, अपन से नीचे से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा कि द्रव के अणुओं को, यानी कि द्रव के अणुओं का वाष्प दाब होने के बावजूद भी क्या होता है बेटा, बहुत कम अणु वाष्पित होते हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नोट लगा के लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, देखो नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा मैं, नोट कि किसी द्रव में ब्राउनी गति जानते हो ना बेटा, टेढ़ी मेढ़ी चाल, ठीक है, यानी एक स्थान से अणु दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी गति करते समय ठीक है, ब्राउनी गति कर रहे हैं अपन के, ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु, ठीक है, ये वाले द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन के वाष्प में बदलने के लिए द्रव के जो स्वतंत्र तल है उस पर क्या मारेंगे, अपन के टक्कर करेंगे, ठीक है, वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर दाब उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, तो एक परिभाषा ये हो गई अपन की, दूसरी परिभाषा ये वाली हो गई, तीसरी परिभाषा ये हो गई, ठीक है, और एक जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन क्या है बेटा कि वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम अणु वाष्पित होते हैं, यानी कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब भी है लेकिन फिर भी कुछ अणु क्या होता है बेटा, उसके जो उस द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसके अणुओं के क्या होता है, बहुत कम होता है,
क्यों कम होता है? क्योंकि उसके विपरीत में कौन सा लग रहा है अपन के? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब क्या करता है बेटा? वाष्प दाब का विरोध करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कई बार टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो यह एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो बेटा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें सबसे पहले अपन के जो द्रव की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, यानी कि द्रव की प्रकृति से अपन के वाष्प दाब पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने कोई एक बर्तन लिया है, ठीक है, ये अपन के बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मैंने भर दिया बेटा द्रव। ठीक है, तो ये द्रव भर दिया। ठीक है, और द्रव भरने के बाद में क्या होता है बेटा? इसकी द्रव की प्रकृति यानी किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो अपन के ये द्रव है, ठीक है, इस द्रव के जो अणु है, ठीक है, इन अणुओं के बीच में यदि आकर्षण बल कम है बेटा, अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या है? यदि कम है, और कम है तो आपको पता है अणुओं की जो अपन की गतिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी बेटा? अपन के अधिक रहेगी। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कम है तो वह स्वतंत्र रूप से ज्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, और यदि गतिज ऊर्जा अधिक है तो वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। और यदि वेग अधिक है तो जो द्रव के अणु है वो स्वतंत्र तल पे क्या होगा बेटा? अधिक टक्कर मारेंगे। ठीक है, और अधिक टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब का मान भी क्या होगा? अपन के अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जितना ज्यादा आकर्षण बल कम होगा, ठीक है, उतना ही उसका वाष्प दाब क्या होगा बेटा? अधिक होगा। और यदि इसके विपरीत हो जाए कि द्रवों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक हो जाए, ठीक है, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? आपके कम होता है। और गतिज ऊर्जा का मान यदि कम है तो सीधी सिंपल सी बात है कि उनकी जो टक्कर है वो भी क्या रहेगी? अपन के कम रहेगी। और टक्कर कम है तो वाष्प दाब का मान भी क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग डिपेंड करेंगे अपन के कि भाई किस प्रकार का द्रव। ठीक है, जैसे अपन का जो पेट्रोल है या स्पिरिट है, ठीक है, पेट्रोल स्पिरिट में क्या होता है बेटा? जो द्रव के अणु है उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तभी तो आप उसको जैसे ही खुला छोड़ते हो वो क्या हो जाता है बेटा? अपन के वायुमंडल में मिल जाएगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है अपन के, जैसे अपन के ग्लिसरीन है, ठीक है, शहद है, ये क्या अपन के इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसलिए सीधी सिंपल सी बात है बेटा, यदि द्रव की श्यानता अधिक है तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, और यदि तनु है इसका मतलब क्या है? अपन के उसका वाष्प दाब अधिक है। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये कई बार टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जो भी मैंने चीज बोली उसको अपन अच्छी तरीके से लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन यहां से। यदि यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है तो गतिज ऊर्जा अधिक होती है तथा तथा अणुओं का वेग अधिक होता है। और यदि वेग अधिक है तो जो द्रव के अणु द्रव के स्वतंत्र तल पर अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, जिससे जिससे द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है।
ठीक है। दूसरे जैसे इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं बेटे। उदाहरण है अपन के पेट्रोल, स्पिरिट आदि, ठीक है। दूसरा है अपन के यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा अपन के कम, और गतिज ऊर्जा कम है तो अणुओं का जो वेग है, अणुओं का वेग क्या हो जाएगा अपन के कम। और यदि अणुओं का वेग कम है तो अणुओं के द्वारा जो द्रव की सतह है उस पर टक्कर क्या हो जाएगी बेटा अपन के कम हो जाएगी, यानी द्रव की सतह पर अणुओं का जो दाब है वो क्या हो जाएगा अपन के कम हो जाएगा। तो द्रव की स्वतंत्र सतह पर अणुओं का दाब क्या हो जाएगा अपन के कम हो जाएगा। और अणुओं का दाब यदि कम हो रहा है तो वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाएगा अपन के कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है बेटा अपन के इसके बारे में। और इसका अपन उदाहरण भी ले लेते हैं। उदाहरण अपन के जैसे ग्लिसरीन, दूसरा अपन के शहद, ठीक है। तो इन दोनों को यदि अपन ने देखे तो एक ही चीज समझ में आती है बेटा कि यदि द्रव की श्यानता अधिक है, द्रव की श्यानता का मतलब बेटा गाढ़ापन, श्यानता गाढ़ापन अधिक है तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा अपन के कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम होता है, ठीक है। ये चीज हो गया बेटा। ये तो हो गया अपन के द्रव की प्रकृति। दूसरा है बेटा ताप, यानी ताप का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा यदि अपन इसी द्रव को यदि अपन गर्म करें, और गर्म करने से आपको पता है कि ये जो अणु है उनकी उसमें ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और उनकी उसमें ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो बेटा गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो अणु का वेग बढ़ेगा, और अणु का वेग बढ़ रहा है तो स्वतंत्र स्थल पर टक्कर भी क्या होगी अपन के अधिक होगी, और टक्कर यदि अधिक है तो दाब क्या होगा अपन के अधिक होगा, और दाब यदि अधिक है तो उस अणुओं का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा अपन के अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिखता हूं किसी द्रव के ताप किसी द्रव के ताप को बढ़ाने पर उसके अणुओं की उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, और उसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा वे वेग बढ़ जाते हैं, वेग बढ़ जाते हैं, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है,
ठीक है, ये है बेटा अपन के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन टॉपिक पे मूव करते हैं भाई कौन सा टॉपिक है अपन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपन के द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिपिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा द्रव द्रव यानी दो द्रव लिए अपन। ठीक है, अब जैसे अपन के कोई भी अपन के वाष्पशील विलयन है। ठीक है, जैसे अपन एक बर्तन लिया, इस बर्तन में अपन ने क्या किया बेटा, एक विलयन लिया। ठीक है, और इस विलयन में अपन के द्रव नंबर 1 और द्रव नंबर 2 यानी दो द्रव लिए बेटा, और दो द्रव है तो इनका कुछ ना कुछ आंशिक दाब भी होगा। ठीक है, तो इसका लिख दिया बेटा मैंने P1 और इसका लिख दिया अपन ने P2, और आंशिक दाब है तो इसका कहीं ना कहीं बेटा आपको पता है इसका मोलंस भी तो होगा। ठीक है, तो ये कर दिया अपने इसका X1 और इसका कर दिया बेटा X2। ठीक है, अब इस चीज को समझना है। ठीक है, कि देखो शुरुआत अपन ने क्या की है कि जो अपन के द्रव द्रव विलयनों का वाष्प जो दाब है, ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया, एक वाष्पशील विलयन लिया। ठीक है, जिसमें बेटा दो द्रव है। ठीक है, द्रव नंबर 1 और द्रव नंबर 2। ठीक है, दो द्रव है और उनका जो आंशिक दाब है वो है बेटा एक का P1 है, दूसरा का अपन के P2। ठीक है, तो यदि मेरे को विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि माना एक वाष्पशील विलयन है जिसमें दो द्रव है, दो द्रव एक व दो है, एक व दो है, और जिनके आंशिक वाष्प दाब P1 व P2 है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब वो क्या रहेगा अपन के, P कुल भी लिख सकते हो और बेटा PT भी लिख सकते हो, P1 प्लस P2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आते हैं अपन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है बेटा राउल्ट का नियम। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगा के लिखते हैं राउल्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना आप, राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ, ये जो अपन के राउल्ट है वो बेटा फ्रेंच रसायनज्ञ थे, फ्रेंच रसायनज्ञ। ठीक है, फ्रेंच रसायनज्ञ थे और इनका जो पूरा नाम है वो था अपन के फ्रेंसियस मार्टे राउल्ट, और इन्होंने ये जो नियम है वो अपन के 1886 में दिया। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने क्या बोला था कि किसी निश्चित ताप पर जो द्रव द्रव विलयन है, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर जो द्रव द्रव विलयन है उसमें किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है ना, किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है यानी जो प्रेशर है। ठीक है, ये जैसे अपन के विलयन है द्रव द्रव विलयन, इस द्रव द्रव विलयन के अंदर किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो मोल अंश के बेटा समानुपाती होता है। ठीक है, बिल्कुल जी, ये चीजें अपन ने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ना है, तो आपको अभी 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि भैया एक दूसरे के समानुपाती क्यों होता है। ठीक है ना, तो फिलहाल जो अपन के डेफिनेशन बन रही है वो डेफिनेशन क्या है
कि किसी निश्चित ताप पर, इन्होंने क्या बोला था, किसी, देखो एक छोटी सी चीज और कई बार पूछ लेते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है, वो किस लिए दिया गया, तो इसका ध्यान रखना बेटा, द्रव द्रव विलयन के लिए दिया गया बेटा, द्रव द्रव विलयन के लिए दिया गया, ठीक है। राउल्ट का नियम किस लिए दिया गया, राउल्ट द्रव द्रव विलयन के लिए। हाँ अब देखो आप, ठीक है, बात यह है कि बेटा इन्होंने बोला था किसी निश्चित ताप ताप पर द्रव 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 विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी अपन के पी, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मॉल अंश, जिसको आप मॉल प्रभाज भी बोलते हो बेटा, मॉल अंश x के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई बेटा। एक चीज इसी को दूसरे रूप में बताता हूं बेटा, इसको अथवा लिख के लिख रहा हूं मैं, कि वाष्पशील द्रवों के विलयन, वाष्पशील द्रवों के विलयन, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का, यानी एक में दो, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मॉल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज है, थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है। कई बार क्या होता है कि एक एनसीईआरटी लैंग्वेज भी होती है, एक अपन के टीचर की बेसिक लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें लिखाई है, ठीक है। एक बार इसको देखो, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी दिक्कत आ रही है, इसको लिखो आप तब तक। देखो बेटा, ये क्या है अपन के जैसे अपन के दो विलयन लिए थे बेटा, एक तो अपन के P1 और दूसरा बेटा X1, इसका मोलेंस X1 है, P2 घटक का अपन के मोलेंस है X2, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि अपन के माना घटक एक का, माना घटक एक का आंशिक वाष्प दाब, है बेटा अपन के P1, ठीक है। तो घटक दो का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा अपन के P2, और यदि माना घटक एक का मॉल अंश ये है बेटा अपन के X1, ठीक है। तो घटक दो का मॉल अंश क्या हो जाएगा अपन के X2 हो जाएगा, ठीक है। अब राउल्ट ने क्या बोला था कि जो घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, मॉल अंश के, ठीक है। तो राउल्ट के अनुसार, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, राउल्ट के अनुसार जो घटक का आंशिक वाष्प दाब है, घटक का
आंशिक वाष्प दाब समानुपाती हो जाएगा अपन के किसके, मोल अंश, मोल अंश यानी उसी घटक के, ठीक है, उसी घटक के मोल अंश के क्या हो जाएगा अपन के बराबर हो जाएगा। चलो इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन, ये नीचे चली गई। घटक का आंशिक वाष्प दाब, चलो इस पूरी लाइन को ऊपर लिख देते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, उसको पूरा ही एक ही वे में करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे अपन के इसका बेटा सामने डायग्राम भी बना रहा हूं मैं। जैसे अपन के ये कोई अपन ने विलियन लिया, 2 विलियन है बेटा, ठीक है। इस विलियन में विलियन 1 व 2 है, 1 + 2, ठीक है। और इसका जो अपन के आंशिक वाष्प दाब है, एक का बेटा P1 है, दूसरे का P2 है, एक का X1 मोल अंश है, दूसरे का X2 है, ठीक है। तो ये अपन के जो X1 X2 है ये तो अपन के मोल अंश है, और ये अपन के जो P1 P2 है वो अपन के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में अपन आगे इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट देखो बेटा कि राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट ने बोला था अपन के घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है बेटा मोल अंश के, लेकिन ध्यान रखना उसी घटक के, उसी घटक के, ठीक है। ये हो गया अपन के राउल्ट ने जो बोला था। अब इसको अपन इस विलियन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो विलियन अपन के पास में 2 है, तो पहला हो जाएगा बेटा अपन के P1 समानुपाती क्या हो जाएगा अपन के X1, यानी घटक 1 का जो अपन के आंशिक वाष्प दाब है वो घटक 1 के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा अपन के जो अपन के घटक 2 है P2 समानुपाती हो जाएगा अपन के X2 के, यानी घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब घटक 2 के मोल अंश के क्या होता है अपन के समानुपाती होता है। अब समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के P1 = P01 X1 और P2 = हो जाएगा P02 X2। अब ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, ये चीज भी बता देता हूं आपको कि जैसे अपन के यहां लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ये जो अपन के P1 नॉट है, ठीक है। अब आपको पता है जब अपन ने विलियन बनाया तो विलियन में अपन ने 2 घटक लिए, 1 और 2, ठीक है। लेकिन विलियन बनने से पहले ये जो अपन के घटक नंबर 1 था, ठीक है, उसका भी तो कुछ ना कुछ आंशिक दाब होगा भाई, उसका भी तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा पहले। जैसे अपन ने द्रव लिया और एक कोई दूसरा अपन के ले लिया, जैसे जल और इसके अंदर अपन ग्लिसरीन डाल दिया, ठीक है, दोनों का अपन ने एक विलियन बनाया, ठीक है। लेकिन विलियन बनाने से पहले जो जल था उसका भी तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा शुद्ध रूप में। जब शुद्ध रूप में जल था तो उसका भी तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा अपन के P1 नॉट, यानी जो घटक है, ठीक है, उस शुद्ध घटक 1 का क्या अपन के समान ताप और वाष्प दाब उस टाइम जब वो शुद्ध था, तो घटक 1 का समान ताप पर जो शुद्ध वाष्प ताप था, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, शुद्ध घटक 1 इस प्रकार लिख लो, इजी रह जाएगा। शुद्ध घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब, ठीक है। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, वही बात जो अभी इसकी बोली है मैंने, वही उस पर आ जाएगी अपन के, शुद्ध घटक 2 का समान ताप पर वाष्प दाब, ठीक है। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखना, ठीक है। या स्थिरांक में भी काम आ रहा है,
अब अपन को बेटा निकालना पूरे विलयन का, यानी पी टोटल का मान निकालना अपन को। तो कुल वाष्प दाब, और कुल वाष्प दाब के लिए मैंने बताया था बेटा पी कुल या पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब P1 और P2 का मान रखो इसके अंदर, यहां रख रहा हूं मैं अपन के। P1 का मान है बेटा अपन के पी कुल इज इक्वल टू P1 का मान है अपन के P01 x1 यानी P0 1 x1 प्लस P0 2 x2, ये हो गया अपन के। अब आपको पता है मोल प्रभाज में बोला गया बेटा कि दोनों घटकों के जो मोल प्रभाज है या दोनों घटकों का जो मोल अंश है, ठीक है, मोल अंश का योग होता है हमेशा बेटा बराबर 1 के, ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू होता है बेटा अपन के 1, ठीक है। एक तो बेटा आपको ये याद रखना सूत्र, ये काम आएगा अपन के न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। दूसरा देखो x1 प्लस x2 बराबर होता है बेटा 1, ठीक है। अब यदि मेरे को x1 का मान निकालना तो क्या हो जाएगा अपन के x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, यही होगा 1 माइनस x2। अब इस x1 का मान यहां रखो अपन के x1 की जगह, तो क्या हो जाएगा अपन के p कुल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P0 2 x2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यदि अपन इसको इससे गुणा करें फिर इसको इससे गुणा करें तो क्या आ जाएगा अपन के P0 1 माइनस P1 नॉट x2 प्लस P0 2 x2, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x2 और x2, यदि इस दोनों को कॉमन ले लें अपन, ठीक है, तो अपन इसको यदि इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा P0 1 प्लस P0 2 माइनस P0 1 और x2, ठीक है। ये आपको सूत्र बेटा याद रखना है, ठीक है, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपन के काम आएगा अभी उसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। यहां तक तो हो गया बेटा इसका, ठीक है। अब इसका कुछ परिणाम निकले, परिणाम क्या आया वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले देखो बेटा इसका एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ किस प्रकार बनाना है, जैसे अपन के एक तो बना दिया अपन ने yx, दूसरा बना दिया बेटा अपन ने xx। और हमेशा ध्यान रखना यदि कोई विलयन है, उस विलयन में यदि दो घटक है, ठीक है, तो ये दोनों घटकों का समान वाष्प दाब कभी नहीं होता है। जैसे जल और मैंने ग्लिसरीन मिलाया तो दोनों घटकों का वाष्प दाब समान थोड़ी होगा, जल का अधिक होगा, ठीक है, ग्लिसरीन का कम होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा एक घटक का क्या होता है बेटा कम होता है, दूसरे का क्या होता है हमेशा अधिक होता है, ठीक है। तो ये अपन के दो लगा दिए और अपन को ग्राफ किसके बीच में बनाना बेटा अपन के, एक तो P और दूसरा अपन के X के बीच में, ठीक है, यानी वाष्प दाब और मोल अंश या मोल प्रभाज के बीच में, ठीक है। तो इधर लिख दिया अपन ने वाष्प दाब यानी P का मान बढ़ रहा है और इधर है अपन के मोल अंश का, मोल अंश का है, ठीक है। इसमें दोनों का निकालेंगे बेटा x1 और दूसरा अपन के x2, यानी इसका और इसका दोनों का निकालेंगे अपन, ठीक है। अब जब दोनों का निकालेंगे तो शुरुआत अपन करेंगे x1 की, ठीक है। देखो दोनों का बात एक ही, P और x1 क्या होता है बेटा समान ही बनने वाला है, भाई दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन यदि दोनों की लाइन एक साथ में खींचेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं बेटा थोड़ा अपन इसको अलग बनाते हैं। शुरुआत अपन को 0 से ही करनी है, भाई 0 से स्टार्ट होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। चाहे x1 का है तो भी 0 से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, x2 करेगा तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा या जैसे अपन के मोल अंश का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा बेटा अपन के वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों का अलग अलग ले रहा हूं बेटा, मैं इसका ले रहा हूं अपन के x1 का 0 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 0 से 8, ठीक है, और x2 का इधर से कर देता हूं ताकि दोनों मिक्स नहीं हो, 0 से लगा के अपन के 1 के बीच में, ठीक है। अब यहां से कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा बेटा अपन के वाष्प दाब का मान बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लाइन सीधी रखनी, ये भी लाइन सीधी जाने वाली, तो ये भी लाइन क्या होगी अपन के सीधी जाने वाली, ठीक है। इसका कर दिया बेटा अपन के 0 से 1, ये इधर से इधर बढ़ रहा है, बात एक ही है भाई, 0 को अपन इधर से इधर लेके जाए तो भी ग्राफ ऊपर जाने वाला है,
ठीक है। और इधर अपन को 0 से लगा के इस तरफ 1 की तरफ आए तो भी क्या बेटा अपन के ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे अपन के मोल अंश का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वाष्प दाब का मान क्या होगा अपन के बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया अपन के, इस ग्राफ को अपन को यहां पहुंचा दिया, ठीक है। ये तो बन गई 1 का, दूसरे का 0 से लगा के 1 की तरफ ये कर दिया बेटा अपन ने इसको इस प्रकार, ठीक। अब मैंने एक चीज बोली थी बेटा कि दोनों घटकों में एक का वाष्प दाब क्या रहेगा अपन के अधिक रहेगा, तो मैंने इसका वाष्प दाब सेकंड का कर दिया वाष्प दाब अधिक, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बेटा, ये जो अपन के वाष्प दाब x1 मोल अंश x1 का लिया है, तो x1 यानी अपन के नंबर 1 का लेंगे बेटा, और नंबर 1 का अपन के जो लाइन है वो ये वाली है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये अपन के P1 का है और P1 का होता है बेटा अपन के P01 x1। आप सिर्फ P1 भी लिख सकते हो, कोई ये साथ में लिखना जरूरी भी नहीं है, और लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज है अपन के ये वाला x2, तो ये हो जाएगा बेटा अपन के P2 और इजिकल टू ये जाएगा अपन के P0 टू x2, ठीक है। अब यदि मेरे को कुल निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको टोटल कर दूं, यहाँ पे ये हो जाएगा अपन के यहाँ पे टोटल दोनों का टोटल, यानी PT इजिकल टू P1 प्लस क्या हो जाएगा अपन के P2 हो जाएगा, और PT इजिकल टू या P कुल इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के, ये मान है यहाँ पे P1 का मान है अपन के P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। तो ये बनता है बेटा अपन के ग्राफ, ठीक है। ये अपन के y अक्ष हो गया, ये अपन के x अक्ष हो गया, तो इस ग्राफ को अच्छे से दिमाग में डाल लेना है कि अपन के द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब, दो घटकों के लिए जो अपन के वाष्प दाब का जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या निकले वो परिणाम देख लेते हैं, ठीक है। तो परिणाम नंबर अपन के 1 है कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब, यहां लिख रहा हूं मैं अपन के, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के, उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। भाई इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं बेटा अपन कि जो कुल वाष्प दाब है उसका किसी अवयव के साथ में क्या कर सकते हैं अपन, मोल अंश से क्या कर सकते हैं उसको संबंधित कर सकते हैं, यानी ये वाष्प दाब है ये अपन के मोल अंश है, ठीक है। दूसरा है अपन के नंबर 2, दूसरा अपन के किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के, सॉरी अवयव 1 व 2, अवयव 1 व 2 के मोल अंश के साथ रैखिक रूप से तो बन रहा है बेटा, ये वाला टोटल हो गया, ये वाला रैखिक रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है ना। ये रहेगा बेटा अपन के, देखो इसमें अपन किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, P और X के बीच में, ठीक है। और ये भी अपन का कौन सा है, P2X2। कहने का मतलब बात क्या है अपन के, बात एक ही दोनों की कि भाई जो आंशिक वाष्प दाब है और जो मोल प्रभाज है, ठीक है। तो इसके बीच में जो अपन के ये ग्राफ बन रहा है तो उसमें भी क्या है बेटा, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है अवयव 1 व 2, ठीक है, के मोल अंश के रैखिक रूप, मोल अंश के साथ किस रूप में परिवर्तित होता है, रैखिक रूप में, यानी सारी के सारी एक रैखिक रूप में। और यदि व्युत्क्रमानुपाती होता तो क्या होता बेटा, अपन को रैखिक रूप प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर वो अपन को एक ढलान या ढाल या प्रवणता के रूप में अलग ही तरह से अपन को प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज है, तीसरा अपन को जो परिणाम मिला था वो क्या था अपन के कि शुद्ध अवयव 1 व 2
शुद्ध अवयव एक व दो, ठीक है, के वाष्प दाब, के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब अवयव एक के मोल अंश के बढ़ने से कम ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि शुद्ध अवयव एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, ठीक है, अवयव के मोल अंश के बढ़ने से या कम होने से बढ़ने से कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। यानी कि नंबर एक, ठीक है, यदि जैसे जैसे इसका मोल अंश का मान बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि कोई अपन ने विलायक ले लिया, विलायक के अंदर यदि विलय मिला रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे अपन के जो कुल जो वाष्प दाब है वो क्या होता है बेटा, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हमेशा ध्यान रखना, जो पी टोटल है, ठीक है, पी कुल का जो न्यूनतम मान है बेटा, जैसे पी वन नॉट, ठीक है, तथा अधिकतम मान क्या होता है बेटा, पी नॉट टू है। कहने का मतलब है जहां घटक एक घटक दो की तुलना में, घटक एक घटक दो की तुलना में क्या होता है बेटा, कम वाष्पशील होता है। जैसे देखो मैंने इसको एक को बनाया बेटा कम, दूसरे को बनाया अपन के अधिक, ठीक है, तो ये अपन के बेटा क्या है, कम वाष्पशील है, ये दूसरा क्या अपन के अधिक वाष्पशील है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप। चलो इस लाइन को अपन बाद में लिखा लेते हैं इसके बाद में, ठीक है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका देखो बेटा, मैंने अभी क्या बोला था कि जो अपन के टोटल विलियन है, उस विलियन का जो सबसे न्यूनतम मान क्या रहेगा अपन के, पी नॉट वन, और अधिकतम मान क्या रहेगा अपन के, पी नॉट टू। कहने का मतलब है घटक एक घटक दो की तुलना में क्या बेटा, कम वाष्पशील है, इसके लिए इसको मैंने क्या लिखा, पी नॉट पी, और दूसरा रहेगा पी नॉट टू, ठीक है। तो ये चीज आपके बेटा टेक्निकल है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज, ये तो हो गया अपन के विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। यदि अपन गैस का वाष्प दाब निकाले, ठीक है, तो गैस के वाष्प दाब से क्या फर्क पड़ेगा, उससे पहले आप एक चीज लिखो बेटा। चीज ये है कि विलयन के साथ, जो विलयन अपन ने लिया था, उस विलयन के साथ साम्य में वाष्प का जो संगठन है वो आंशिक दाब से हमेशा क्या होता है बेटा, तय होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, विलयन का जो वाष्प का जो संगठन है, विलयन में वाष्प दाब में जो वाष्प का जो संगठन है वो किससे तय होता है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना आंशिक दाब से तय होता है, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी अटपटी लग रही हो कि भाई ये चीज क्या बोली है, इसको समझने में तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि कोई भी अपन के विलयन है, उस विलयन में जो वाष्प बनती है, ठीक है, उस वो जो अपन के वाष्प बनती है ना, उस वाष्प में उसमें से कौन सा घटक कितना है, भाई दोनों घटकों का यदि अपन को पता लगाना है कि कौन सा घटक कितना है, तो किससे पता चलेगा बेटा, प्रेशर, यानी उसके दाब से पता चलता है कि भाई जो अपन के ऊपर जो वाष्प बन रही है, उस वाष्प में किसका दाब अधिक है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। देखो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। विलयन के साथ, विलयन के साथ साम्य में वाष्प का संगठन, वाष्प का संगठन किससे तय होता है बेटा, आंशिक दाब से तय होता है, आंशिक दाब से
ये होता है। ठीक है, या फिर दूसरे रूप में लिखे, यानी अर्थात दूसरा रूप है बेटा इसका कि लिक्विड यानी जो अपन का सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर बनती है, सॉल्यूशन के ऊपर जो वाष्प बनती है, वेपर बनती है, ठीक है, उसमें से कौन सा घटक कितना होगा, उसमें से कौन सा घटक कितना होगा, कितना होगा, किससे तय होगा बेटा, ये पता चलता है बेटा अपन के, ये प्रेशर यानी कि दाब से पता चलता है, यानी दाब से पता चलता है। ठीक है, ये तो हो गई बेटा नॉर्मल चीजें। अब यदि कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा किसी गैस के लिए, यदि वेपर प्रेशर का मान निकालना है किसी गैस के लिए, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना आपको, थोड़ा अलग पॉइंट है, ठीक है इसी का ही। तो देखो किसी गैस, ठीक है, गैस का वेपर प्रेशर, वेपर में P वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर में किसी घटक का प्रेशर बराबर किसके समानुपाती होगा बेटा, यानी कि कहने का मतलब है वेपर प्रेशर को कैसे निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन यानी उसका मोल अंश समानुपाती होगा बेटा टोटल प्रेशर के, यानी कुल वाष्प दाब के या कुल दाब के, यानी कि किसके समानुपाती होगा अपन का, टोटल प्रेशर के। कैसे, जैसे यदि अपन P1 का ले, यानी एक घटक का ले, तो P1 इजिकल टू हो जाएगा बेटा Y1 और P कुल, ठीक है, और P2 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा Y2 P कुल, ठीक है, यानी टोटल प्रेशर है अपन के, ठीक है, ये उसका मोल अंश है, ये अपन के क्या अपन के उसी घटक का वाष्प दाब, ठीक है, या उस घटक का आंशिक दाब, सॉरी, ठीक है, और यदि अपन को टोटल निकालना है तो पी आई इजिकल टू हो जाएगा बेटा अपन के वाई आई और पी कुल, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि ये वाई एक्स ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, देखो नोट लगा के यहां चीज लिख रहा हूं, यदि एक्स कब लेते हैं बेटा, यदि अपन को विलयन का मोल अंश निकालना है, मोल अंश किसका निकालना है बेटा अपन को, यदि विलयन का निकालना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और y कब लेते हैं बेटा, जब मोल अंश किसी वाष्प का निकालना है, मोल अंश किसका निकालना अपन को, वाष्प का, तो यहां बेटा गैस है, गैस इसका मतलब क्या अपन के वाष्प का निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। अब इसमें P1 क्या है, P1 है बेटा अपन के घटक एक का आंशिक वाष्प दाब, इसका लिख देता हूं मैं, घटक एक का आंशिक वाष्प दाब, P2 क्या हो जाएगा अपन के, घटक दो का आंशिक वाष्प दाब, Y1 क्या हो जाएगा अपन के, जो अपन के घटक एक है, ठीक है, उसका क्या रहेगा बेटा अपन के वाष्प अवस्था में मोल अंश, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, वाष्प अवस्था में घटक एक का मोल अंश, ठीक है, ये हो गया। यदि Y2 है, ठीक है, यानी कि वाष्प अवस्था में घटक दो का मोल अंश, अब ये I क्या है अपन के, पी आई है बेटा P1 प्लस P2,
ठीक है, यानी कि P1 प्लस P2 दोनों का क्या है बेटा, आंशिक दाब, आंशिक दाब। और वाई आई क्या है अपन के, यानी 1/2। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1+2, इसको लिख लो 1+2, इसका क्या हो जाएगा बेटा अपन के, मोल अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है अपन के कि किसी गैस के लिए या किसी गैस में जो किसी घटक का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो किस प्रकार निकालते हैं अपन, यानी मोल फ्रैक्शन और पी टोटल प्रेशर से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपन के राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं 2-3, वो भी लिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं बेटा अपन के राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं, सीमाएं में जैसे नंबर 1 है बेटा, ये किस पर कार्य करता है, केवल अति तनु विलयन पर कार्य करता है। नंबर 1 केवल अति, बत्ती मत लिख देना इसको, अति तनु विलयन पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा बेटा अपन के कि ये जो अपन के है एनटीपी पर क्या होना चाहिए बेटा, दोनों तरफ वाष्पशील होना, सॉरी अवाष्पशील होने चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि आपने बर्तन में डाला और वो उड़ गया। ठीक है, तो एनटीपी पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों द्रव क्या होना चाहिए बेटा, अवाष्पशील। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इधर लिख रहा हूं मैं अपन के, पॉइंट नंबर 3 वो है बेटा विलेय विलायक में घुलकर, विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए, संगुणित या वियोजित। यदि उसमें मिक्स हो गया या फिर टूट के अलग अलग आयनों में विभाजित हो गया तो अपन उसका वाष्प दाब नहीं निकाल पाएंगे, वियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटा इसकी सीमाएं। अब एक थोड़ा टेक्निकल है, बहुत शानदार है, आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो अपन ने पढ़ा बेटा राउल्ट का नियम और दूसरा पढ़ा था अपन ने हेनरी का नियम। ठीक है, तो राउल्ट नियम व हेनरी नियम में एक विशेष स्थिति बनती है, में विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या बनती है उसको देखना आप। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या था अपन के, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम में यदि अपन वाष्पशील घटक का वाष्प दाब निकाले, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, यानी वाष्पशील घटक का यदि अपन को वाष्प दाब निकालना है तो क्या रहेगा बेटा, उसके मोल अंश किसके समानुपाती होता है बेटा, शुद्ध वाष्प दाब के। ठीक है, उसके मोल अंश समानुपाती होता है बेटा उसके अपन के शुद्ध वाष्प दाब के। ठीक है, जैसे अभी अपन जो लास्ट में पढ़ा था, यानी कि पी क्या पढ़ा था अपन ने, पी आई का मान निकाला था अपन ने, पी आई इजिकल टू था अपन के वाई आई, और पी अपन के यदि शुद्ध वाष्प दाब लेना है बेटा तो अपन को किसी एक का लेना है। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया किसी एक का, ए प्लस बी चलो दोनों का ले ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात तो एक ही आने वाले दोनों में। ठीक है, या फिर आप इसको ले सकते हो पी नॉट भी ले सकते हो, जो अपन के स्थिरांक रूप में अपन काम में ले रहे थे। यानी बात क्या है, पी किसके समानुपाती है, वाई के, यानी दाब किसके समानुपाती अपन के, मोल अंश के। ठीक है, समानुपाती हटाया इसलिए अपन ने उस घटक का क्या ले लिया अपन ने, वह शुद्ध वाष्प दाब ले लिया। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है,
अब इसको अलग अलग लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने पहले चीजें लिख ली थी। पी आई क्या है बेटा अपन के, विलयन का वाष्प दाब है। चलो लिख भी देता हूं मैं अपन के, पी आई विलयन का वाष्प दाब, और वाई आई है अपन के मॉलंस, और यदि अपन सॉल्यूशन ले विलियन में ले तो अपन इसको क्या ले लेंगे बेटा, एक्स आई, यानी ए प्लस बी दोनों का। तो चलो अपन विलियन के साथ में लेके देख लेते हैं अपन, शायद इजी हो जाए। एक्स आई इजिकल टू क्या आ जाएगा अपन के, मॉलंस किसमें, सॉल्यूशन। ये साथ में बेटा लिख भी दिया मैंने, ये सॉल्यूशन के लिए बेटा मैंने एक्स आई लिया, ठीक है। और दूसरा रहेगा अपन के जो पी आई, पी नॉट आई है, पी नॉट आई वो हो जाएगा बेटा अपन के शुद्ध पदार्थ, पदार्थ का वाष्प दाब। अब देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये मैंने ऐसे लिया है, देखो इसको एक बार समझ लो। जैसे मैंने एक था अपन के शुरुआत के अंदर P1 इजिकल टू था बेटा अपन के P नॉट 1 x1, ठीक है। दूसरा था अपन के P2 इजिकल टू P नॉट 2 x2, यही था अपन के, ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों का टोटल यदि पी आई ले लूं, यानी पी टोटल लिखूं चाहे पी आई लिखूं, बात एक ही, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों का टोटल एक्स आई, ठीक है। फिर इन दोनों का यदि मेरे को शुद्ध अवस्था में लेना है, ठीक है, तो 1 2 को हटाकर मैं डायरेक्ट पी नोट लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख लो, ये हो जाएगा अपन के बिल्कुल इजी, ठीक है। दोनों का ही अपन के बेटा पी आई लिख के नोट लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आई इसलिए लिया है बेटा, दोनों का टोटल है 1 + 2 1 + 2 1 + 2, ठीक है ना, ये इसलिए लिखा है मैंने इसको इस प्रकार, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा भाई, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जितनी ज्यादा मात्रा यानी मोल फ्रैक्शन का मान, उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटा, वाष्प दाब होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा मात्रा इसकी मोल फ्रैक्शन की, चलो इसको लिख भी देता हूं मैं आपके कि जितनी ज्यादा मात्रा यानी मोल फ्रैक्शन किसकी, घटक की जितनी ज्यादा मात्रा होगी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उसका वाष्प दाब होगा, उतना ज्यादा वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब है पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, पानी का वाष्प दाब क्या होगा बेटा, उतना ही अधिक होगा। तो इसके नीचे लिख देता हूं मैं, पानी की मात्रा जितनी ज्यादा, वाष्प की मात्रा क्या होगी बेटा, पानी की या पानी का जो वाष्प दाब है उतना ही अधिक होगा, पानी का वाष्प दाब उतना अधिक। ये तो बोलता है अपन के राउल्ट का नियम, ठीक है। अब हेनरी नियम क्या बोलता है, दूसरा अपन के हेनरी नियम, हेनरी नियम बोलता है बेटा अपन के कि किसी गैस में द्रव, अपन के गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव में जो अपन के विलेयता है, विलेयता विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये तो है बेटा हेनरी का नियम, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा दबाव देंगे अपन विलयन के ऊपर, उतने ही ज्यादा जो अपन के गैस है वो क्या करेगी बेटा, द्रव के अंदर घुलेगी, ठीक है। अब इसका अपन के क्या है सूत्र, वो है बेटा अपन के P इजिकल टू KH x गैस, यही था,
ठीक है। और पी क्या बेटा, इसमें गैस का आंशिक दाब है, एक्स क्या अपन के गैस का मोल अंश है, ठीक है, और के एच क्या बेटा इसका हेनरी स्थिरांक, ठीक है। कहने का मतलब है जितने ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, जितनी ज्यादा या अपन के, हाँ, जितना ज्यादा प्रेशर, ठीक है, उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, ठीक है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 है ना बेटा, वो हाई प्रेशर में भरी जाती है, ठीक है। इसलिए क्या है बेटा, जितना ज्यादा दाब देंगे उतनी उसके अंदर क्या होगी बेटा, विलेयता अधिक होगी। अब दोनों में समानता क्या है बेटा, देखो समानता एक ही चीज है, आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के, ठीक है। तो दोनों में यदि समानता पूछ ले, दोनों में समानता यानी एक विशेष स्थिति, वो विशेष स्थिति यह है बेटा, जो अपन के प्रेशर है वो किसके समानुपाती होता है, अपन के मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि दाब किसके समानुपाती है, मोल अंश के। और दोनों में यदि अंतर पूछ ले तो अंतर क्या बताओगे बेटा, दोनों का अपन के जो स्थिरांक है, ठीक है, वो अलग होता है बेटा, और कुछ नहीं है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक अलग अलग होता है, ठीक है। एक में तो क्या बेटा, राउल्ट वाले में तो क्या है, राउल्ट में तो अपन के पी नॉट, ठीक है, और हेनरी में अपन के के एच, ठीक है। और जो राउल्ट का जो नियम है वो द्रव द्रव के लिए लिया जाता है, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। और ये लिया जाता, जो हेनरी का नियम है वो लिया जाता है बेटा गैस और लिक्विड, गैस लिक्विड, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में एक आध अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रम से 200 व 400 mm Hg है, ठीक है। उसके बाद में 25.5 ग्राम तो लेना अपन को CH Cl3 और 40 ग्राम लेना बेटा CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन का क्या निकालना बेटा, वाष्प दाब की गणना करनी है, यानी कि टोटल वाष्प दाब निकालना अपन को, ठीक है। उसके बाद में बेटा विलयन प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। अब देखो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको अपन को इजी किस प्रकार करना है, ठीक है। इजी करने के लिए क्या है बेटा, देखो अपन को पूछा क्या है, यानी वाष्प दाब, वाष्प दाब पूछा है, और वाष्प दाब आपको पता है मोल अंश के बिना निकलने वाला नहीं है, ठीक है। और मोल अंश अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोल अंश इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और मोल अंश के लिए आपको पता मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मोल निकालेंगे तो मोल अंश आ जाएगा, और मोल अंश आपको पता है, मोल अंश से अपन का क्या निकल जाएगा, विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। और विलयन का यदि वाष्प दाब निकल जाएगा तो अपन उसके बाद में सेकंड स्टेप ले लेंगे, वाष्प अवस्था के प्रत्येक घटक के अवयवों की मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप अपन पूरा करते हैं। पहला स्टेप बेटा हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको पहले जो जो क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दे रखी है वो अपन को लिखना है, ठीक है। तो दो चीजें दे रखी है, एक तो बेटा क्लोरोफॉर्म दे रखी है, दूसरा अपन के डाइक्लोरोमेथेन दे रखी है, ठीक है। तो अपन के नंबर 1 आंसर इसमें दे रखा है अपन के, एक तो क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म वो है बेटा अपन के CH Cl3 ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है बेटा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। इसका मतलब है अपन के CH2Cl2। ये जो वाष्प दाब दे रखा है बेटा, ठीक है, वो अपन के शुद्ध घटकों का दे रखा है, विलयन बाद में बनाया, पहले इसने शुद्ध घटकों का वाष्प दाब दे दिया, ठीक है। और शुद्ध घटकों का वाष्प दाब दिया, इसका मतलब P नॉट का मान दिया, ठीक है। और इन दोनों में से कौन अधिक है कौन कम है, अधिक कौन सा बेटा, ये तो 25.5 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, ठीक है। इसका मतलब है अपन के विलय कौन सा रहेगा, अपन के 25.5 ग्राम वाला कम वाला, और दूसरा अपन के विलायक है, तो इसको अपन यहां से स्टार्ट करें, तो इसको अपन दे देते हैं अपन के V2 P2, और इसको दे देते हैं बेटा अपन P1, ठीक है।
या फिर आप इसको डायरेक्टली कर लो, आप P1 P2 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन की विशेषता, अपन को तो गणना करनी है, ठीक है ना। तो ये अपन ने दे दिया P1 का मान दे दिया अपन ने, घटक 1 के शुद्ध का मान है अपन के 200 mmHg, और P2 का मान कितना दे रखा अपन के 400 mmHg। ये तो दे दी एक एक चीज। दूसरी चीज है बेटा, ये इसका क्या दे रखा, भार दे रखा, डब्ल्यू का मान दे रखा, डब्ल्यू है बेटा 25.5 ग्राम, और इसका डब्ल्यू का मान दे रखा अपन के कितना है 40 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज है अपन के कि अपन को मोल निकालना है, तो बेटा अपन को अणुभार भी देखना पड़ेगा, यानी एम का मान देखना पड़ेगा। और एम का मान बेटा CH3 का मान होता है अपन के लगभग 35.5 इंटू 3, एक हाइड्रोजन 12, लगभग हो जाएगा अपन के मान 119.5 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका भार। और CH2Cl2 का, इसका एम हो जाएगा बेटा अपन के कितना है 35.5, 71, 72, 12, लगभग हो जाएगा बेटा अपन के 85 के समथिंग, ठीक है ना। हाँ 85 के समथिंग हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब देखो, अब अपन निकाल सकते हैं, अपन के मोल का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल, यानी कि इसका निकाले अपन के N1 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा अपन के W/M, यानी कि 25.5 बटा क्या हो जाएगा अपन के 119.5 ग्राम प्रति मोल, और ये हो गया बेटा ग्राम। तो ग्राम से ग्राम चला गया, ये इधर के अपन के प्रति मोल है, तो ऊपर मोल में आ जाएगा। तो N1 का मान आ गया अपन के, लगभग मान आएगा बेटा 0.213 मोल, ठीक है। इसी प्रकार N2 का मान निकाल लेते हैं अपन, W/M, W का मान है बेटा 40, इसका हो जाएगा अपन के 85 ग्राम प्रति मोल, और ये हो जाएगा बेटा ग्राम, सॉरी मोल को काट दिया मैंने, ग्राम से ग्राम कट गया, और पीछे अपन के जो मान आ जाएगा बेटा N2 का मान आ जाएगा अपन के लगभग 0.47 मोल। ये तो हो गया बेटा अपन के मोल की बात, ठीक है। अब टोटल मोल निकालते हैं, कुल मोल, और कुल मोल होता है बेटा NT इजिकल टू N1 प्लस N2। N1 का मान है अपन के 0.213 प्लस 0.47 मोल, ठीक है। दोनों का टोटल अपन यदि करेंगे तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली यहाँ पे कि 0.683 मोल, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा आपको। अब इसका अपन मोल अंश निकालते हैं, सबसे पहले इसका मोल अंश, और मोल अंश के लिए आपको पता है क्या होता है बेटा, किसका क्या करना है अपन को भाई, N1 अपॉन क्या हो जाएगा NT हो जाएगा, N1 अपॉन NT, यानी कि 0. कितना मान है इसका 0.213 अपॉन 0.683, यानी कि मान आएगा लगभग अपन के 0.312। ये तो हो गया बेटा x1 का मान, मोल अंश यानी x1 का मान आ गया अपन, ठीक है। अब x2 का मान निकालना तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1, और x1 का आपको पता मान है, और यदि x2 का निकालना तो क्या हो जाएगा जगह अपन के 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 यदि अपन करेंगे तो 1 माइनस 0.312, और मान आ जाएगा बेटा x2 का अपन के 0.688, ठीक है। ये तो हो गया बेटा मोल अंश का, ठीक है। अब यदि अपन को टोटल प्रेशर निकालना, कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब का सूत्र क्या रहेगा, कुल वाष्प दाब, ठीक है। उसके लिए आपको पता अपन ने एक सूत्र लिया था बेटा, P कुल इजिकल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 x2, यही सूत्र लिया था। और जो सूत्र लिखते हो बेटा उसको हाईलाइट कर देना थोड़ा, ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया अपन ने। अब इसमें इसके मान रखना बेटा, P0 का मान अपन के क्या है 200, इसको लिख देता हूं मैं 200 प्लस 400, P02 का मान है माइनस 200, और x2 का मान है बेटा अपन के ये वाला, ठीक है, और ये अपन के x1 का मान,
सॉरी x1 का मान ये रहा अपन के 0.312, ठीक है। x2 का मान कितना अपन के 0.683, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका लगभग अपन के जो आंसर आएगा वो आएगा 347.9 mmHg, ठीक है। ये मान आएगा बेटा। ये तो हो गया अपन के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। दूसरा आप देखो बेटा, दूसरा बी का अपन को क्या निकालना, विलयन के प्रावस्था के प्रत्येक अवयव का मोल अंश निकालना बेटा, यानी x का मान निकालना है, ठीक है। और ये विलयन प्रावस्था, ठीक है, सॉरी इसको वाष्पीय प्रावस्था में लो, वाष्पीय प्रावस्था। और वाष्पीय प्रावस्था का मतलब होता है बेटा अपन को y का मान निकालना है, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना गैस के लिए विलयन का जो अपन के वाष्प दाब निकलता, ठीक है, यानी कि वाष्पीय अपन को प्रावस्था में लेना है। इस पर दिखाई दे रहा है कि वाष्पीय प्रावस्था, वाष्पीय प्रावस्था, वाष्पीय प्रावस्था में सॉरी बेटा इसको निकालना, और वाष्पीय प्रावस्था में मोल अंश यानी y का मान निकालना है, ठीक है। और y का मान निकालने के लिए अपन को पहले उसका मान निकालने पड़ेंगे अपन के P1 का, क्योंकि P नॉट का तो मान अपन को पता है, ठीक है। P टोटल का मान भी अपन के पास में आ गया, P कुल का मान अपन के पास में आ गया, ठीक है। और P नॉट के भी अपन के पास में मान है, ठीक है। P नॉट 1 और P नॉट 2 के दोनों के मान अपन के पास में है, यानी कि ये 200 और 400 mmHg, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करना है बेटा, दूसरा देखो, अपन शुरुआत करते हैं CaCl3 के, ठीक है, या फिर अपन के CH2Cl2। पहला कौन सा CH2 ये है ना, अपन के P2, या पहले अपन P1 का मान निकाल लेते हैं, यानी PCHCl3 से अपन के P1 इक्वल टू क्या होता है बेटा P01 x1, और दूसरा है बेटा अपन के P2 यानी कि PCH2Cl2 के लिए वो है बेटा अपन के P02 x2। अब इसके मान रख दो बस इसमें, ठीक है। P1 नोट का मान क्या अपन के 200 और इंटू x1 का मान क्या है अपन के 0.312, P नोट 2 का मान है अपन के 400 इंटू दूसरे का मान क्या बेटा अपन के x2 का मान 0.688, 0.688, ये तो अपन के NT का मान, हाँ 0.688, ठीक है। तो दोनों को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अपन के मान आएगा बेटा, पहले का मान आएगा अपन के 62.4 mmHg, और दूसरे का आएगा बेटा अपन के 285.5 mmHg। ये तो बेटा अपन के P1 और P2 का मान आ गया, ठीक है। अब अपन को करना है मोल अंश की गणना, ठीक है। तो इधर कर रहा हूं बेटा मोल अंश की गणना में। मोल अंश की गणना के लिए आपको पता दोनों का अलग अलग निकालना अपन को बेटा, ठीक है। तो P1 इक्वल टू होता है बेटा y1 और दूसरा अपन के P01, ठीक है। और P2 इक्वल टू होता है बेटा अपन के y2 P02। और यदि अपन को y1 और y2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा अपन के y1 इक्वल टू P अपॉन क्या हो जाएगा बेटा P1 अपॉन क्या हो जाएगा P01, और y2 का मान अपन को निकालना है तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के P02, ठीक है। इन दोनों में मान रख दो बेटा बस। अब जो मान दिया आया अपन के मान क्या क्या आ रहेगा, P1 का मान क्या आया अपन के, पहले में अपन के P1 का मान आया अपन के 0 पॉइंट यानी कि PCHCl3 के लिए अपन के मान है बेटा 62.4, 62.4 P1 का मान अपॉन, और P0 का मान क्या अपन के टोटल, सॉरी P कुल है बेटा, यहाँ पे ये P कुल था अपन के, P कुल ये अपन के P कुल का मान कितना है अपन के 347.9 mmHg, 347.9 mmHg, mmHg लिखने की जरूरत नहीं। और PCH2Cl2 के लिए, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा y2 का मान, P2 का मान कितना आ रहेगा अपन के, P2 का मान आ रहेगा अपन के 285.5, 285.5,
और इसका टोटल का मान कितना अपन के 347.9। तो दोनों का मान कितना आ रहा है बेटा, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.18 और इसका मान आएगा बेटा 0.82। ठीक है, ये दोनों के मोलन्स की वाष्पीय प्रावस्था के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो CH3 Cl3 की तुलना में जो बेटा CH2 Cl2 है ना, ठीक है, वो ज्यादा वाष्पशील घटक है। क्यों? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि CH3 Cl3 की तुलना में CH2 Cl2 ज्यादा वाष्पशील घटक क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, दोनों में अपन के वाष्प दाब का मान किसका अधिक है? इसका है। इसका मतलब ये क्या अपन के ज्यादा वाष्पशील है। दूसरी चीज भाई, यदि अपन के इसको आंसर के हिसाब से देखें, इसकी गणना के हिसाब से, ठीक है, तो देखो बेटा इसका अपन के मान आया 0.18 और इसका आया अपन के 0.82। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जिसकी ज्यादा मोलन्स है, ठीक है, जितने ज्यादा मोलन्स है उतने ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, वाष्पशील अवस्था होगी। ठीक है, या वाष्प अपन के जो वाष्पीय प्रावस्था होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा बेटा, अपन के वाष्पशील होगा। ठीक है, अब यदि मैं पूछ लूं इन दोनों में से वाष्पशील अधिक कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिसका मोलन्स का मान अधिक आए, ठीक है, वो रहेगा बेटा अपन के ज्यादा वाष्पशील घटक, ज्यादा वाष्पशील घटक। ठीक है, तो ये है बेटा अपन के भाई क्वेश्चन था अपन ने क्लोरोफॉर्म का, एक तो अपन के क्लोरोफॉर्म दे रखा, दूसरा डाइक्लोरोमेथेन दे रखा और उन दोनों का शुद्ध घटक का दे रखा अपन के। ठीक है, फिर अपन ने क्या निकाला बेटा, सबसे पहले अपन ने मोल का मान निकाला। मोल निकालने के बाद में अपन ने कुल मोल निकाले। तो पहला मोल निकाला, दूसरा अपन के कुल मोल निकाले। ठीक है, और कुल मोल निकालने के बाद में अपन ने क्या किया बेटा, इसके मोलन्स निकाला। ठीक है, मोलन्स निकालने के बाद में अपन ने क्या निकाला, इसका कुल वाष्प दाब निकाला। कुल वाष्प दाब जब आ गया अपन के पास में, तब अपन ने क्या किया कि वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोलन्स की गणना की। तो सबसे पहले अपन ने P1 और P2 की गणना करी। उसके बाद में अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, दोनों के अपन के जो वाष्पीय प्रावस्था में जो मोलन्स है, यानी Y1 और Y2 का मान निकाला, और Y1 और Y2 का मान किससे निकाला वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो कुल मिला के अपन के इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से, या फिर उसका कुछ दूसरा तरीका आपको जो और इजी तरीके से करवा सकते हैं अपन। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।